फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th में से चैप्टर नंबर 3 उसका पढ़ेंगे और उसमें से हम जो चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स है और फिज़िक्स की इस बुक में आज हम न्यूटन के सारे लॉज इसमें और इसके इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन डायनामिक्स की, फोर्स की, मोशन रेस्ट के बारे में कंसेप्ट, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ये सारे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और न्यूटन के जितने लॉज हैं, 3 लॉज हैं मोशन के, वो भी पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सब कुछ है कि वीडियो में कम से कम टाइम में कवर हो ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो चलें हम न्यूटन के लॉ स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी बॉडी एक अपना मोशन जारी रखेगी, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन की फॉर्म में, वो अपना मोशन जारी रखना चाहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, अपनी लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ तक कह रहा है कि बॉडी अपना एक मोशन बरकरार रखना चाहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट ही बरकरार रखना चाहिए, अगर मोशन में है वो बॉडी तो बॉडी मोशन ही बरकरार रखना चाहिए। ये दो बातें। तो इसकी एग्जांपल देखिए, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, यानी बुक टेबल पड़ी है। अब इसकी मिसाल से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझते हैं। तो बुक टेबल पड़ी है, बुक पे अगर बुक सारी ज़िंदगी चाहेगी कि मैं उसी पोजीशन में पड़ी हूँ रेस्ट में, खुद वो अपनी जो स्टेट है रेस्ट से वो मोशन में तब्दील नहीं करेगी। वो चाहेगी सारी ज़िंदगी में इस तरह रेस्ट की अपनी पोजीशन में पड़ी रहूँ, खुद वो चेंज नहीं करेगी तब तक के प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। इस तरह कोई अगर बॉडी मोशन में है, उसका मोशन बॉडी मोशन में है, यानी वो किसी फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं तो वो चाहेगा कि मैं सारी ज़िंदगी इस तरह आगे मूव करता रहूँ, मोशन स्टार्ट करता रहूँ, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो। फुटबॉल पे कौन सी फोर्स एक्ट होगी? फ्रिक्शन एक्ट होगी, एयर रेजिस्टेंस एक्ट होगी, वो इसको स्लो करेगी और वो रोक देगी। लेकिन फुटबॉल खुद चाहता था कि मैं अपना मोशन बरकरार रखूँ, स्टेट बरकरार रखूँ। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि हर बॉडी अपने आप को चाहती है कि अपना वो स्टेट बरकरार रखे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि ये सवाल आ सकता है कंसेप्चुअल आपके पेपर में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और लॉ ऑफ अब सवाल आज इस तरह बनेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन है कि इनर्शिया क्या होता है, बॉडी अपनी जो भी स्टेट हो, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, तो इनर्शिया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को इसलिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये बात होगी, आपने अपने वर्डिंग्स में लिख देना है कि हम इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि इनर्शिया होता ही यही है, बॉडी अपना एक मोशन बरकरार रखना चाहती है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यानी कोई किसी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ये पड़ा हुआ है इधर इस पॉइंट पे या रखा हुआ है फ़र्ज़ करें, इसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बात लिखी है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यानी जब बॉडी पे फोर्स एक्ट होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से आगे देखते हैं। इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मिकदार समझ लें, यूनिट्स एंड नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैग्नीट्यूड, यानी 10 न्यूटन 20 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की मिकदार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम एक चीज़ इंक्रीज़ करें दूसरी इंक्रीज़ होगी। जैसे अगर हम इंक्रीज़ करें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, अगर हम फोर्स इंक्रीज़ करें तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो वही बात उसने बोली है। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, फोर्स और उसकी एक्सेलरेशन। जितनी फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ इंक्रीज दूसरी भी इंक्रीज। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और एक्सेलरेशन उसके मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसी का ऑपोजिट है डायरेक्टली का, कि एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। यानी अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है, मैस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज़ाहिर बात है कम होगी क्योंकि फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी। तो एक चीज़ इंक्रीज, मैस इंक्रीज होगा, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और एक्सेलरेशन। तो लिख लेते हैं हम आगे, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी एक्सेलरेशन अगर बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ये दो चीज़ें होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by mass m, इसको इन्वर्सली को उसकी फॉर्म में लिखते हैं डिवाइड की, तो लिख देंगे 1 एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by m। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ये m नीचे था तो f by m हो जाएगा।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए पुटिंग अ कांस्टेंट के, इसकी जगह के कांस्टेंट डालेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू के ब्रैकेट f बाई एम। के की वैल्यू ऐसा यूनिट से प्रूव्ड है, के की वैल्यू 1 है। ये के की वैल्यू प्रूव्ड भी होती है कि 1 आई किस तरह, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें करेंगे नहीं। सिर्फ इसमें के की वैल्यू अपनी याद रखनी है 1 है। के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम बच जाएगा। तो f फाइंड करना था, f इज इक्वल टू एम में, तो ये f इज इक्वल टू एम में इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो f इज इक्वल टू एम में नहायत ईजी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स का, और 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी 1 न्यूटन फोर्स 1 kg बॉडी पे 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन जहाँ पे फोर्स अगर लिखा हो 20 न्यूटन तो हम लिख सकते हैं 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात एक ही है। तो न्यूटन के 2 लॉज हो गए। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी किस कोई भी अगर हम एक्शन करते हैं तो उस पर उतना ही सेम रिएक्शन भी होगा। इसमें फोर्स जो अप्लाइड फोर्स होगी और रिएक्शन फोर्स नेगेटिव होगी, तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव रिएक्शन फोर्स। यानी ये फोर्स ए से अप्लाइड है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में रिएक्शन फोर्स लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। यानी एक फोर्स जब अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगी जो नेगेटिव होगी, तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर। तो इसकी भी एग्जांपल है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, न्यूटन थर्ड लॉ के एक बुक टेबल पे लाई कर रही है तो वो उस पर एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, और जो टेबल की अपवर्ड फोर्स पे एक्ट हो रही है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स उसके नेगेटिव है और अप्लाइड फोर्स उसकी अपनी जो वेट है उसकी अप्लाइड फोर्स जो उसको नीचे की तरफ धकेली हुई है बुक को, और वो टेबल उसको ऊपर की तरफ धकेला है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं, कैंसिल कर देंगे जिसकी वजह से बुक रेस्ट में रहेगी। तो फोर्सेस का सम 0 तो बुक रेस्ट में रहेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन में रिएक्शन इक्वल होगा। यानी एक्शन है ना बुक का, बुक टेबल पर रखी हुई है, फोर्स लगा रही है, टेबल फिर उस पर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन बराबर, तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये तो न्यूटन के 3 लॉज हो गए। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है डायनामिक्स, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ये देखते हैं। डायनामिक्स इट इज़ अ ब्रांच विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन। डायनामिक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी ऑफ मोशन को डील करती है। डेफिनेशन आ जाए आप ये लिख दें। फोर्स क्या है, फोर्स इट मूव्स और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। यानी ये किसी फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है, कोशिश करती है मूव करने की, या स्टॉप और टेंड टू स्टॉप या रोकने की कोशिश करती है। इट कैन ऑल्सो चेंज शेप एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। जब किसी फोर्स बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप भी चेंज कर सकती है। तो अगर इस तरह सेब है उसको हम छुरी से काटें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन भी जोर फोर्स से गाने से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये फोर्स हो गया। अब इनर्शिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनर्शिया ऑफ बॉडीज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन मोशन। यानी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, ऐसी खसूसियत, यानी वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहती है और रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी रेजिस्ट करती है अपनी चेंज, रेस्ट या मोशन में से चेंज नहीं होने देती, रेजिस्ट करती है। मोमेंटम को देखते हैं। तो मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ ऑब्टेन्ड होगी, मोमेंटम है। दोनों मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम के बराबर है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, या आप लिख दें इसको, आप लिखेंगे इसके पूरे नंबर मिलेंगे तो फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी, एम से मास, वी से वेलोसिटी, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई और मास और वेलोसिटी। और इसके ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है। एम का मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम था, इनर्शिया, फोर्स, डायनामिक्स, न्यूटन का थर्ड, न्यूटन के ऑल लॉज। और ये चैप्टर नंबर 3 था, इसका ये इंट्रोडक्शन था सारा। इसमें इसकी बेसिक डेफिनेशंस और न्यूटन के लॉज हैं। अभी इस चैप्टर के आगे भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स भी देखते हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक में फ्रेंड्स अगर कोई मसला या कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।